हेलो। आज हम देखेंगे बायोलॉजी का परिचय। बायोलॉजी पिछले क्लास में बताए थे। बायोलॉजी बायोलॉजी का मतलब होता है जीवों के बारे में अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। अब बायोलॉजी के बारे में परिचय करना है कि बायोलॉजी कहाँ से शुरुआत हुआ, कैसे कैसे शुरुआत हुआ। तो सबसे पहले हम एक महान व्यक्ति का नाम लेंगे। यहाँ महान व्यक्ति का नाम लेंगे जिसका नाम है अरस्तु। अरस्तु अरस्तु जिसे जीव विज्ञान का जनक भी कहते हैं। ये अरस्तु जो है जीव विज्ञान का जनक भी कहलाता है। और इन्हें जीव विज्ञान लिख लो, जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखा जिसका नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका एनिमिलियम। हिस्टोरिका एनिमिलियम यानी जंतु के बारे में बताया गया है। ये अपनी पुस्तक में ना जंतुओं के बारे में बताया, जिनमें से 500 स्पीसीज के बारे में बताया गया, 500 जंतुओं के बारे में बताया गया है, जिस कारण से इन्हें जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। एक और पुस्तक लिखा गया है जो नाम है उसका हिस्टोरिका प्लाटोनियम। प्लाटोनियम ये पुस्तक जो है, ये पुस्तक लिखने वाले वैज्ञानिक है थियोफ्रेटस। नाम सुना होगा तुम सब? थियोफ्रेटस। तो थियोफ्रेटस को क्या कहा जाता है पता है? थियोफ्रेटस को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक। थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है क्योंकि ये अपनी पुस्तक में वनस्पतियों के बारे में लिखा है। ये दो चीज। अब बायोलॉजी जो था उस समय, क्योंकि इनका जो जन्म है 384 से लेकर के, इनका जो जन्म है यहाँ लिखते हैं 384 से 320 BC यानी ईसा पूर्व में ही अरस्तु आए थे। अरस्तु ईसा पूर्व में ही आए थे। वैसे जानकारी के लिए बता दें कि पता है अरस्तु का शिक्षक कौन हुआ करते थे? अरस्तु के गुरु प्लेटो हुआ करते हैं। अरस्तु के जो गुरु हैं वो प्लेटो हैं। ये भी अपने आप में एक महान, ये सब जो है एक दार्शनिक है। ये सब जो है एक दार्शनिक है। ये दार्शनिक अपने किताब लिखते रहते थे। और अरस्तु में ये गुण था कि ये जो है कोई भी चीज रिसर्च करने के बाद लिखते थे। हम अरस्तु के बारे में बताते थे। एक छोटा सा बात लिखो, प्लेटो इनके गुरु था, क्योंकि पूछता है कभी कभी क्वेश्चन। इनके गुरु प्लेटो और प्लेटो के गुरु सुकरात। सिकंदर के गुरु अरस्तु। प्लेटो के गुरु सुकरात थे। अब हम इधर बताते हैं थोड़ा सा अरस्तु के बारे में। अरस्तु कौन, कैसे, क्या है। अब कहानी सुनो अरस्तु के बारे में पूरा। अरस्तु जो थे ये मखदूम जो बायोलॉजी है, जिस समय अरस्तु बताया था, वो बताया था जीव विज्ञान क्या चीज है, उसके बारे में पूरा 500 स्पीसीज, वो अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 500 स्पीसीज के बारे में चर्चा किया था, जिसलिए उसे बायोलॉजी का जनक कहा जाता है अरस्तु को। और उसी तरह हिस्टोरिका प्लाटोनिया में ये थियोफ्रेटस जो है वो बहुत सारे प्लांट के बारे में बताया था, इसलिए थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब ये बात आ गया बायोलॉजी। लेकिन ये बायोलॉजी शब्द का उत्पत्ति कब हुआ था? तो इसके लिए बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति उस समय एक वैज्ञानिक हुआ करते थे लैमार्क और ट्रेविनेस। लैमार्क और ट्रेविनेस ये दोनों वैज्ञानिक ना मिल करके
बायोलॉजी का नाम दिया कि बायोलॉजी शब्द का जो है प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेविस ने किया था। सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग लैमार्क और ट्रेविस ने किया था, याद रख लेना। अब देखो इसमें एक और वैज्ञानिक का नाम आता है, ये सिर्फ ध्यान रखना है कि बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था, लैमार्क और ट्रेविस ने। इसमें एक वैज्ञानिक अब आते हैं R.H. विटेकर। R.H. विटेकर जो है, इन्होंने बायोलॉजी जीव विज्ञान का वर्गीकरण किया। R.H. विटेकर जीव विज्ञान का वर्गीकरण किया। और एक और वैज्ञानिक थे कैरोलस लीनियस। एक और वैज्ञानिक थे कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने जीव विज्ञान को द्विनाम, जीवों का जो था ना, जीव का, ये जीव विज्ञान नहीं, इन्होंने जीवों का द्विनाम पद्धति दिया। द्विनाम पद्धति। तो पूछा जाएगा कि द्विनाम पद्धति किसने दिया, तो द्विनाम पद्धति कैरोलस लीनियस ने दिया। वही जीवों को 5 वर्गों में किसने बांटा, इन्होंने R.H. विटेकर ने 5 वर्ग में बांटा। अब तुमसे पूछेगा कि R.H. विटेकर 5 वर्गों में किसने बांटा, तो R.H. विटेकर ने। और वही द्विनाम पद्धति किसने दिया, कैरोलस लीनियस ने। अब देखो द्विनाम पद्धति के बारे में, इस सर्वप्रथम जो कैरोलस लीनियस था, ये जीव विज्ञान को भी 2 भागों में बांटा, उसके बाद द्विनाम पद्धति भी दिया। तो जीव विज्ञान को 2 भागों में पहले ये बांटा। कौन कौन 2 भाग, एक जंतु और दूसरा पादप। जंतु और पादप 2 भागों में बांटा। जीव विज्ञान को 2 भागों में किसने बांटा, कैरोलस लीनियस। और द्विनाम पद्धति का किसने दिया, सर्वप्रथम द्विनाम पद्धति कैरोलस लीनियस। 1773 में इन्होंने 1773 में द्विनाम पद्धति दिया। अब देखो द्विनाम पद्धति क्या है, इसके बारे में हम बताते हैं। द्विनाम पद्धति जैसे मानव को क्या कहा जाता है वैज्ञानिक नाम, होमो सेपियंस। होमो सेपियंस। देखो होमो सेपियंस। तो ये जो द्विनाम पद्धति है, एक इसमें वर्ग दिखाता है कि कौन सा वर्ग का जीव है, और दूसरा इसका जाति दिखाता है कि कौन सा जाति है। तो ये जो है वर्ग जो है इसका होमो वर्ग का है, और जाति जो है कौन सी जाति का है, सेपियंस जाति का है। इसलिए मानव को क्या कहा जाता है वैज्ञानिक नाम, होमो सेपियंस। इसी प्रकार से गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, ट्रिटिवम अस्टिवम। ट्रिटिवम अस्टिवम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टियम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टियम। ट्रिटिकम एस्टियम। तो इससे ये लगता है कि ये जो वर्ग है ट्रिटिकम वर्ग का है, और इसका जो जाति है ये एस्टियम जाति का है। इस प्रकार से कैरोलस लीनियस ने जीवों को जो है द्विनाम पद्धति दिया। अब आ जाते हैं R.H. विटेकर ने क्या किया दिया। R.H. विटेकर ने क्या किया, जीवों को 5 वर्ग में बांट दिया। R.H. विटेकर जीवों को 5 वर्ग में बांट दिया। जो पहला है मोनेरा। अब हम मोनेरा के बारे में देखते हैं कि मोनेरा क्या है। अब ये सब समझाने से पहले एक छोटा सा टॉपिक समझाते हैं, जो ध्यान से सुनो। एक इसमें शब्द आएगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। बायोलॉजी में हर जगह, पूरी बायोलॉजी में जब तक पढ़ते रहोगे तब तक ये सब तुमको सुनने के लिए मिलेगा। पहला क्या है, प्रोकैरियोटिक।
प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब ये दोनों में समझो कि ये क्या है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ये क्या है। प्रोकैरियोटिक बहुत ही सूक्ष्म जीव है, बहुत। यूकैरियोटिक भी सूक्ष्म जीव है, लेकिन यूकैरियोटिक में बहुकोशिकीय जीव भी है, लेकिन ये जो है एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। यहाँ तक के कि कभी कभी की इसमें केंद्रक पाया ही नहीं जाता है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता, इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। मात्रा बहुत गलत होता है, कोई दिक्कत नहीं है, साइंस का क्लास है। केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता, और इसमें केंद्रक झिल्ली पाया जाता है। इसमें ये एक कोशिकीय रहता है, और ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों रहता है। सबसे पहले लिखो इसमें केंद्रक झिल्ली पाया जाता है, ये चीज बहुत ध्यान रखना, इसमें केंद्रक झिल्ली पाया जाता है। और ये जो है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। ये दोनों यूकैरियोटिक। अब आगे समझते जाएंगे, यूकैरियोटिक में बहुत सारे आएंगे, लेकिन प्रोकैरियोटिक में ध्यान रखना कि ये केंद्रक झिल्ली इसमें नहीं पाया जाता है, और एक कोशिकीय जीव है, और बहुत ही सूक्ष्म जीव है। अब मोनेरा के बारे में देखते कि मोनेरा क्या क्या है। क्या है ये मोनेरा के बारे में जानना है। तो मोनेरा एक प्रोकैरियोटिक जीव है। मोनेरा जो है एक प्रोकैरियोटिक जीव है। मोनेरा एक प्रोकैरियोटिक जीव है, ध्यान रखना। यानी मोनेरा जो होगा, मोनेरा संघ के अंतर्गत जितना भी जीव आएगा, ये जो मोनेरा एक तरह से 5 भागों में जो बांटा गया है, एक भाग मोनेरा बांटा गया, जो इसमें जो भी जीव आएगा वो इतना जान लो कि एक कोशिकीय होगा, और जो भी एक कोशिकीय होगा उसके अंदर केंद्रक नहीं होगा। एक तरह से वायरस वगैरह जो होता है ना, वायरस ये सब चीज प्रोकैरियोटिक में आता है। वायरस कभी जीवित रहता है, कभी मृत रहता है। तो ये जो प्रोकैरियोटिक जो है, ये जीवित भी रहेगा, मृत भी रहेगा, और ये पोषण के स्तर पर ये कभी मृत जीवी पोषण हो जाएगा, परजीवी पोषण हो जाएगा, कभी स्वपोषी पोषण हो जाएगा। तो ये मोनेरा जो है, ध्यान रखना, एक प्रोकैरियोटिक जीव है। इसमें केंद्रक नहीं होता है, और कोशिका झिल्ली नहीं पाया जाता। मोनेरा ध्यान रखना, लिखना पॉइंट बना करके, इसमें केंद्रक नहीं होता है, और दूसरा पॉइंट है केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, और दूसरा ये जो है विषम पोषी होता है, मृत पोषी होता है, कभी कभी ये स्वपोषी हो जाता है। ये मोनेरा का है, ठीक। अब दूसरा जगह जो है इसका, जो आर एच विक्टेकर साहब ने जो दूसरा जगह दिया था, वो है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा में कौन सा जीव के अंतर्गत आएगा प्रोटिस्टा, वो भी देख लो। इसका एक उदाहरण है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इसका एक उदाहरण है, माइकोप्लाज्मा। अब दूसरा बांटा गया है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा क्या है? प्रोटिस्टा एक यूकैरियोटिक जीव है, और यू भी एक कोशिकीय जीव है। यू समझ रहा है ना? प्रोटिस्टा एक यूकैरियोटिक जीव है। तब यूकैरियोटिक जीव है तो इसका क्राइटेरिया क्या है यूकैरियोटिक का?
एक कोशी। एक कोशिकीय तो है, ये सही है। इसमें केंद्रक झिल्ली पाया जाएगा। प्रोटिस्टा जो है इसमें केंद्रक झिल्ली पाया जाएगा। यूकैरियोटिक जीव है, एक कोशिकीय जीव है। यहां लिखना प्रोटिस्टा एक कोशिकीय जीव है। ये एक कोशिका से बनने वाली यूकैरियोटिक जीव है। जितने भी प्रोटिस्टा के अंतर्गत आएगा वो यूकैरियोटिक, यानी केंद्रक झिल्ली उसमें रहेगी और वो एक कोशिकीय जीव है। अब आएगा इसके लिए, इसको इसका एक चित्र बनाते हैं। ऐसे रहता है प्रोटिस्टा, जो रहेगा ऐसे रहेगा। ऐसे इस पर बना हुआ रहता है। इस प्रकार से रहता है प्रोटिस्टा में, जिसको सीलिया ऑफ हैजेला कहा जाता है। सीलिया ऑफ हैजेला कहा जाता है। ये जो छोटा छोटा चीज है ना, ये सब ये सीलिया कहलाता है, सीलिया। और ये जो तुमको दिख रहा है ये फैजिएला कहा जाता है। अब देखो इसका काम क्या है, इसका काम गमन करने में करता है। कहीं जाना हुआ रहेगा तो सीलिया और फैजिएला के द्वारा ये प्रोटिस्टा जगत में जितने भी जीव आते हैं उसमें ये सब पाया जाता है। और ये गमन करने के लिए इसको उपयोग में लाता है। जैसे हम सबके हाथ पैर है ना, वैसे सीलिया का ये है गमन करने के लिए। अब प्रोटिस्टा हो गया, अब मिटाते हैं फिर आगे बताते हैं कि अगला जगत कौन सा है। अब इसका कुछ उदाहरण ले लो प्रोटिस्टा का। प्रोटिस्टा का उदाहरण जैसे हो गया एक कोशिकीय जीव जितना भी है ले लो, अमीबा, शैवाल, पैरामीशियम, यूग्लिना, नाम सुना है यूग्लिना। ये सब सारे एक कोशिकीय जीव है और यूकैरियोटिक जीव यानी सब में केंद्रक पाया जाता है। जितने भी जीव हैं सब में केंद्रक पाया जाता है, तो ये प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। इनमें से ये परजीवी है और मृत जीवी है और विषम पोषी है। ये सब समझ रहा है ना। परजीवी तो दूसरे पर ना, मृत जीवी, मृत जीवी के मतलब होता है जो सड़े गले चीजों पैदा। हाँ, विषम पोषी का भी मतलब दूसरे लगभग हाँ समान ही है, मृत जीवी के ही समान ही है विषम पोषी, जो दूसरे पर आश्रित रहकर अपना पोषण करते हैं। अब इसको मिटाते हैं और फिर अगला स्टेप आएंगे कि अगला कौन सी भाग में बांटा है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक समझ गया ना। प्रोकैरियोटिक से बनती है सबसे जरूरी चीज समझना था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब आ जाएगा तीसरा, तीसरा है कवक। तीसरा जो बांटा था आर.एच. विटेकर ने किसमें, कवक में। अब देखो कवक क्या है, कवक भी एक यूकैरियोटिक जीव है। कवक जो है यूकैरियोटिक जीव है। देखो दूसरा क्या है कवक, और क्या है ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों के अंतर्गत आता है। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों में कवक आता है। कवक जो है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। और यूकैरियोटिक जीव, अब बताओ यूकैरियोटिक जीव है तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है
कि ये जो है कवक, ये इसमें केंद्रक पाया जाता होगा। यूकैरियोटिक जीव है, जैसे समझ गया कि इसमें केंद्रक झिल्ली पाया जाता होगा। और देखो इसमें क्या है, ये जो कवक है ये भी विषमपोषी है, मृतपोषी है, ये कभी स्वपोषी भी हो जाता है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, जो देखो सबसे पहले इसके अंतर्गत आता है जो तुम खाते हो मशरूम, वो कवक में आता है। मशरूम ये कवक में आता है। ईस्ट वगैरह जो है सब कवक में आता है। अब चौथा देखो कि चौथा विटेकर साहब ने क्या भी किया था। चौथा क्या है ना, पादप। पादप 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 तो नॉर्मल सा चीज, पहले से भी पढ़ते आए हो। पादप क्या है, जो वनस्पति विज्ञान है ये पादप में बांटा गया है। तो पादप क्या है, पादप एक यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव है। सब जगह यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक पर ही चर्चा चल रहा है। अब बताओ यूकैरियोटिक जीव इसका मतलब क्या है, इसमें केंद्रक उपस्थित है, केंद्रक झिल्ली इसमें उपस्थित है। हालांकि आगे बताएंगे पूरा डिटेल से यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, इसमें सब नंबर मिलता है सब। तो और एक चीज, अब पादप का इसका विशेषता बताओ, ये जो है स्वपोषी होता है। क्या होता है, स्वपोषी होता है। ये अपना भोजन खुद बनाते हैं पादप। और पादप होने के लिए क्या चाहिए, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है पादप। तो बस पादप का यही ध्यान रखना कि पादप जो है वो स्वपोषी होता है, इसमें क्लोरोफिल का पाया जाता है और ये प्रकाश संश्लेषण करता है। प्रकाश संश्लेषण करता है। प्रकाश संश्लेषण कैसे दिखाता है बाहर, प्रकाश संश्लेषण करता है। ये पादप हुआ, जो है मात्रा ही गलत है, समझ लो। ये प्रकाश संश्लेषण करता है। हो गया। अब एक पांचवा है, जो पांचवा जो विटेकर साहब ने यही नीचे लिख देते हैं। पांचवा जंतु में वर्गीकृत किया गया था। जंतु का क्या क्राइटेरिया है, सबसे पहला चीज कि ये क्या हो जाएगा, यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव हो जाएगा। यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव हो जाएगा। कौन, जंतु। अब जंतु क्या है, एक परपोषी जीव है। जंतु परपोषी जीव है। और जंतु होने के लिए क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन लेता है। ऑक्सीजन लेता नहीं है, ये यूकैरियोटिक है। और पादप में एक चीज और पढ़ा होगा कि कोशिका भित्ति पाया जाता है। इसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है, जो किस चीज की बनी होती बताओ तो, सेलुलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। हालांकि कोशिका भित्ति कवक में भी पाया जाता है। कोशिका भित्ति जो है कवक में भी, लेकिन देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहेगा कवक में कोशिका भित्ति पाया जाता है कि नहीं, तो हाँ कवक में कोशिका भित्ति पाया जाता है, लेकिन सेलुलोज का कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। सबसे बड़ी चीज है कवक में जो कोशिका भित्ति है ना, उस सेलुलोज का नहीं रहता है। ये जटिल शर्करा का जो कवक है, इसमें जटिल शर्करा का कोशिका भित्ति पाया जाता है।
जटिल शर्करा का कोशिका भित्ति पाया जाता है किसमें? कवक में। तो कभी प्रश्न में आ जाए कि कवक में कोशिका भित्ति पाया जाता है कि नहीं, तो हाँ पाया जाता है, लेकिन उसमें सेलुलोज का कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। किस चीज का? जटिल शर्करा का कोशिका भित्ति पाया जाता है। लेकिन जो पादप जगत में जितने जीव आते हैं, चाहे पादप पेड़ पौधा, उसमें जो कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज का होता है। कोशिका भित्ति मतलब समझ रहे हो? जो पेड़ पौधे के चारों तरफ जो आवरण, जो कड़ा सा आवरण बना हुआ रहता है ना, जो एकदम चारों तरफ, पेड़ पौधा के चारों तरफ जो कड़ा सा आवरण बना रहता है, वही कोशिका भित्ति कहलाता है, जो पेड़ पौधे का सुरक्षा भी प्रदान करता है। ये परपोषी जीव, ये परपोषी जीव में सारे जीव जंतु आ जाता है, स्तनधारी, जितने भी स्तनधारी जीव हैं ये सब जंतु विज्ञान। कोई जरूरी नहीं कि जंतु विज्ञान में सारे स्तनधारी आएंगे, मैमल्स भी आएंगे। जितने भी जीव जंतु हैं ये सब जंतु जगत में आएंगे। तो विटेकर साहब ने 5 जगत में जो वर्गीकृत किया है, अब ये सब मिटा देते हैं। जो विटेकर साहब ने 5 जगत में वर्गीकृत किया है, उसको हम फिर से एक जगह लिख लेते हैं। आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर एक वैज्ञानिक थे जो जीवों को 5 जगत में बांटा। जीवों को 5 जगत में बांटा। आर.एच. विटेकर। तो देखते हैं, पहला बताओ, पहला जगत जोर से बताओ। मोनेरा। इसमें क्या है? यूकेरियोटिक जीव है, एक कोशिकीय जीव है। दूसरा जगत प्रोटिस्टा। तीसरा जगत तीसरा जगत कवक। और चौथा पादप। और 5वां जंतु। तो इतना ध्यान रखना कि आर.एच. विटेकर साहब ने 5 जगत में जो बांटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। अब आगे हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका क्या होती है? जय हिंद। अब अगला क्लास में